नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जब उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी, उस समय ये माना जा रहा था क्योंकि जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पूरी दुनिया में इसका मैसेज गया और जो विकसित राष्ट्र है वह ये माना गया कि भगवान राम का जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, इसका असर इतना होगा कि लोकसभा चुनाव में कम से कम देश में एक बार फिर भगवान राम की लहर आएगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आता गया, एकदम माहौल चेंज होता गया और माहौल जब चेंज हुआ तो जो जो बड़े बड़े जो जादूगर थे भाजपा के, जो बड़े बड़े लीडर थे, जो सेंट्रल में मंत्री थे, एकाएक वो अपनी ज़मीन खोते चले गए। मैं सबसे पहले बात करूँगा उन मंत्रियों की जिनका सिक्का 2014 में चला और 2019 में चला, लेकिन इस बार वो जनता की अदालत में फेल हो गए और हार गए। मैं बात करूं क्योंकि महेंद्र नाथ पांडे पूर्वांचल काशी की वो सीट है चंदौली लोकसभा की, क्योंकि महेंद्र नाथ पांडे ऐसा नाम रहे, वो 2 बार उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इसके बाद वो 2014 में हो या 2019 में हो, दोनों बार केंद्रीय मंत्री रहे। अगर मैं बात करूँ स्मृति ईरानी की, तो स्मृति ईरानी क्योंकि अमेठी से 2014 में हार गई थी राहुल गांधी के सामने, हार के बाद भी वो मंत्री बनी, राज्यसभा पहुंची। इसके बाद 2019 में जब अमेठी जीती तो फिर मंत्री बनी। तीसरा नाम मैं बात करूं तो अजय मिश्र उर्फ टेनी, लखीमपुर खीरी के अजय मिश्र टेनी, क्योंकि गृह मंत्रालय में गृह राज्य मंत्री थे केंद्र सरकार में और उनका बड़ा दबदबा था। जब उनके बेटे की जीत से कुछ किसानों की डेथ हो जाती है, उसके बाद बड़ा बवाल मचा और ये माना जा रहा था कि अजय मिश्रा टेनी इस बार भी जीत में कामयाब हो गए, लेकिन वो भी जनता की अदालत में हार गए। मैं बात करूँ डॉक्टर संजीव बालियान की, क्योंकि जब 2013 में दंगा होता है मुजफ्फरनगर में तो संजीव बालियान एकाएक सुर्खियों में रहते हैं। संजीव बालियान, संगीत सोम, विक्रम सैनी और सुरेश राणा, लेकिन संजीव बालियान 2014 में भाजपा से टिकट लेने में कामयाब होते हैं और 4,01,000 वोट से जीत के अंतर से जीत भी जाते हैं और 2014 में मंत्री बनते हैं, फिर 2019 में मंत्री बनते हैं, लेकिन जनता की अदालत में वो भी इस बार हार गए। मैं बात करूँ मेनका गांधी की, तो मेनका गांधी चाहे पीलीभीत हो चाहे सुल्तानपुर हो, वो जहाँ से लड़ती थी लगातार जीत कर आ रही थी और पिछले लगभग अगर मैं 3 दशक की बात करूँ तो लगातार वो संसद पहुंची, लेकिन इस बार सुल्तानपुर से उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। मैं बात करूँ संतोष गंगवार लगातार सांसद रहे और बरेली के वो बड़े नेताओं में उनका नाम शुमार है। जब संतोष गंगवार की सादगी की बात होती है और वहाँ क्षेत्र में चर्चा होती है तो उन्हें लोग देवता के रूप में मानते हैं, लेकिन इस बार भाजपा ने उनका टिकट काट दिया। हालांकि उसको लेकर बहुत विरोध हुआ, ये इसलिए संसद में नहीं जा पहुँचेंगे। अगर मैं बात करूँ ऐसे बहुत सारे नेता थे। अगर मैं अनुप्रिया पटेल की बात करूं तो अनुप्रिया पटेल बहुत कम अंतर से इस बार जीत के बची है, क्योंकि एकाएक जब प्रतापगढ़ में राजा भैया के खिलाफ एक बयान आता है और वो कहा जाता है कि अब राजा माँ की कोख से, रानी के पेट से पैदा नहीं होते, अब राजा ईवीएम मशीन से पैदा होते हैं। ऐसा बयान देकर राजा का राज कर अनुप्रिया पटेल ने अपनी जान को एक मुसीबत मोल ले ली और वहाँ जिस तरह विरोध हुआ तो प्रतापगढ़ चूँकि अनुप्रिया पटेल के कोटे में थी, अनुप्रिया पटेल को इस विरोध में प्रतापगढ़ की सीट खोनी पड़ी और जब मिर्जापुर अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ी तो वहाँ भी जिस तरह विरोध हुआ तो इस बार मात्र 35,000 वोट से किसी तरह अनुप्रिया पटेल ने जीतकर अपनी जान बचाई। अब मैं बात करूँगा कि लगातार 2014 से लेकर और 2024 तक इन 10 सालों में ऐसा क्या रहा कि 2014 का दौर आता है तो एकाएक पूरी बयार आती है, पूरी बहार होती है और मोदी के नाम पे जिस तरह मैंडेट मिलता है उत्तर प्रदेश में, तमाम विपक्ष के किले ध्वस्त होते हैं और पश्चिम से लेकर पूर्व तक लगातार बीजेपी जीतती है। तो जब मैं बात करता हूँ जो भाजपा का दृष्टिकोण है, भाजपा के दृष्टिकोण की बात करूँ तो चाहे पश्चिम क्षेत्र हो, चाहे ब्रज हो, चाहे कानपुर हो, चाहे अवध हो, काशी हो, गोरखपुर हो, इन सब में जब 2014 की बात आई तो एक तरफा बयार चली और 71 सीट बीजेपी अपने बल पर जीत कर ले गई। लेकिन जब 2019 का दौर आया तो थोड़ी जमीन खिसकती नजर आई। लेकिन 2024 में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, मोदी जी के नाम पे लगातार चुनाव होता है और जब चुनाव से पहले मोदी जी 400 पार का नारा देते हैं तो एक बार तो लगता है, क्योंकि भाजपा ने पहले सर्वे करा लिया था और सर्वे में ये एहसास हो गया था एजेंसी द्वारा कि इस बार भगवान राम के मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो इस बार बीजेपी 400 पार। बीजेपी को लगता था कि जो कांग्रेस का मिथक था, जो कांग्रेस का रिकॉर्ड था 410 का, कि इस बार बीजेपी उसे पार करेगी, क्योंकि मोदी जी लगातार देश में कांग्रेस मुक्त की बात करते रहे,
कांग्रेस मुक्त के नारे पर लगातार चुनाव लड़ते गए, लेकिन जनता का जनाधार ऐसा मिला, जमीन ऐसी खिसकी कि जो 2019 का अपना रिकॉर्ड था उसे भी नहीं बचा पाए। मैं एक बार बात करता हूँ कि काशी जो जो क्षेत्र हैं 2014 के मुकाबले कैसे कैसे भाजपा किस तरह हारी। अगर मैं डाटा की बात करूं, चूँकि जो पश्चिम क्षेत्र है बीजेपी का, जब 2014 की हम बात करते हैं तो यहाँ 14 लोकसभा सीटों में 14 की 14 बीजेपी जीत में कामयाब हो जाती है। जब 2019 का चुनाव आता है तो इन 14 में से मतलब 50% 7 सीट बीजेपी गंवा देती है। जब 2014 का चुनाव आता है, 2024 का चुनाव आता है तो अमूमन वही स्थिति होती है जो 2019 की थी। ये गमीनत रही कि पश्चिम में बीजेपी ने जो 2019 की जमीन थी उसे बचा कर रखा। अगर मैं ब्रज क्षेत्र की बात करूं तो 2014 में यहाँ 13 कुल सीटों में 11 सीटें बीजेपी लेने में कामयाब रही, लेकिन जब 2019 का चुनाव आया तो फिर एक सीट का नुकसान हुआ। 13 में से 12 सीट बीजेपी लेने में कामयाब रही, एक सीट बीजेपी हार गई। और जब 2024 का चुनाव आता है तो इस क्षेत्र में भी 13 में से मात्र 8 सीट बीजेपी गंवा देती है। जब हम कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर में बीजेपी को जब 2014 की बात करते हैं तो 10 में से 8 सीट आई, और जब 2019 का चुनाव आया तो 10 में से 9 सीट आई, सिर्फ एक सीट बीजेपी हारी। और जब 2024 का रिकॉर्ड आया तो 10 में सिर्फ 4 सीट बीजेपी के पास बची। अब अगर मैं अवध क्षेत्र की बात करूं तो अवध क्षेत्र में चूँकि 2014 में यहाँ 16 लोकसभा सीटें हैं, 16 में 16 सीटें यहाँ बीजेपी के पास थी, लेकिन जैसे ही 2019 का चुनाव आता है तो एक सीट यहाँ बीजेपी गंवा देती है। जब 2024 का चुनाव आता है तो 16 में से 7 सीट बीजेपी गंवा देती है। जब हम काशी क्षेत्र की बात करते हैं, चूँकि ये क्षेत्र महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये मोदी जी का क्षेत्र है, बनारस से मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, और चूँकि मोदी जी के नाम पे पूरे देश में चुनाव भी होता है, लेकिन इस बार मोदी जी को विश्वास नहीं होगा कि उन्हीं के नीचे की ज़मीन इस बार खिसक रही है। इसका उन्हें एहसास नहीं था। जैसे मतगणना होती है, मतगणना के बाद जब पता चला तो भाजपा की नींद खराब हो गई। मैं बात करूँ काशी की तो काशी में चूँकि 2014 में यहाँ 14 में से 13 सीटें बीजेपी के पास थी, और जैसे ही 2019 आता है तो 14 में से 11 सीट बीजेपी के पास बचती है। और जैसे ही 2024 का लोकसभा चुनाव आता है तो 14 में से 4 सीट सिर्फ बचती हैं, बाकी सीट इंडिया गठबंधन के पास चली जाती हैं। जब मैं गोरखपुर की बात करता हूँ तो गोरखपुर में चूँकि 2014 में 13 में से 11 सीट बीजेपी के पास थी, जबकि 19 में 13 में से 10 सीट बीजेपी के पास थी, और इस बार 13 में से 6 सीट मात्र बीजेपी के पास रहती हैं। हम पश्चिम की बात नहीं करते, मध्य भारत की, मध्य यूपी की बात नहीं करते, लेकिन जो काशी क्षेत्र है वो प्रधानमंत्री का क्षेत्र था। और जिस तरह जब मतगणना हुई, जिस तरह काशी की हम बात करें, जब काशी में मतगणना हुई तो ऐसा भी एक बार दौर आया कि मोदी जी को एक बार पीछे रहना पड़ा अजय राय के मुकाबले, क्योंकि मोदी जी के प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय थे। लगातार चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो, चाहे 2024 का चुनाव हो, लगातार अजय राय वहाँ मोदी जी के सामने चुनाव लड़े। और इस बार जिस तरह टक्कर दी मोदी जी को अजय राय ने, तो पूरा देश मतगणना को देख रहा था। जब ये पता चला कि 3 राउंड में मोदी जी अजय राय से पीछे हैं, तो एकाएक तमाम देश की नज़र वाराणसी पर गड़ी हुई थी। हालांकि जीत का अंतर, जो मोदी जी का जो लक्ष्य था कि इस बार 8 से 10 लाख वोटों से जीतना है, वो जीत का अंतर जिस तरह रहा 1,50,000 का, तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो ज़मीन है वो खिसक गई है। और आगे भी अगर ऐसे रहा, कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी है बीजेपी को लेके। जो नारे दिए, जो मुद्दे थे, उन सब मुद्दों का लगातार विरोध रहा। तो हालांकि यही वजह रहा कि इस बार बीजेपी की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं बनी। और जो लोग हमेशा भाजपा के प्रतिद्वंदी रहे, जिनको लेके कितनी बार भाजपा के लोग, चाहे मोदी जी हों, चाहे अमित शाह, जो लगातार टिप्पणी करते रहे, चाहे चंद्रबाबू नायडू हों, और चंद्रबाबू नायडू जब 2019 में सत्ता से बेदखल होते हैं तो उनके पीछे उनकी जांच भी होती है और सीधे आरोप प्रधानमंत्री पर लगता है। हालांकि वो जेल भी जाना पड़ा उन्हें, 2022 में जेल भी गए। इसके बाद ऐसा समय बदला कि जब 2024 का चुनाव आया तो बीजेपी को उनके साथ में उन्हें अपने सहयोग में रखना पड़ा। इसीलिए आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में टीडीपी उभरी, और आज एनडीए की सरकार है। कहीं ना कहीं मोदी जी को टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के सामने कहीं ना कहीं झुकना पड़ रहा है, और उन्हें हॉट सीट पर बैठाना पड़ता है। चूँकि जितने दल इस समय गठबंधन में हैं, तमाम दलों की अपनी अपनी शर्तें हैं, वो सब डिमांड कर रहे हैं। जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं, सबकी उस तरफ मांग है। चंद्रबाबू नायडू ने पहले तय कर दिया कि उन्हें इस बार लोकसभा अध्यक्ष का पद भी जरूर चाहिए, और इसके अलावा मंत्री पद। हालांकि बीजेपी ने कहा कि 5 सांसदों पर 1 कैबिनेट मंत्री होगा, और अगर 5 इसके बाद सांसद नहीं है तो उसे राज्य मंत्री का पद दिया जाएगा। हालांकि अगर हम लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की बात करें तो जो मेरे सुनने में आया,
उन्होंने रेल मंत्रालय मांग लिया है। और अगर नीतीश कुमार की बात करें तो उन्होंने भी कई मंत्रालय मांगे हैं, गृह मंत्रालय की भी कहीं ने डिमांड की है। तमाम जो दल हैं उन दलों की डिमांड है, वो सब लोग बड़े बड़े मंत्रालय मांग रहे हैं, उनकी अपनी अपनी शर्तों पे काम करना चाहते हैं। फिलहाल उन्होंने समर्थन दिया है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह डिमांड अभी से शुरू हो गई तमाम सहायक दलों की, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जब सरकार बनेगी तो ये कहीं ना कहीं सरदर्द देश के प्रधानमंत्री के लिए जरूर बन सकते हैं। हालांकि चूंकि बीजेपी मात्र 240 के पास है, पूर्ण बहुमत की इस बार सरकार नहीं है। जो जिस तरह का जिस अंदाज में मोदी जी 2019 और 2024 के बाद काम कर पाए, हमें लगता है कि 2024 का जो टर्नओवर है ये उससे बहुत कमज़ोर होगा। हालांकि देखते रहिए, अब जल्दी मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, हम आपको लगातार अपडेट देंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।